Let me begin the class right from the beginning again. So, first of all, good morning, everyone. The question number one: which of the following mask has been written by Milton? Options given are Comus, Areopagitica, Lycidas, Paradise Lost. The correct answer is Comus. So, Comus is the right answer. Comus is a mask written by John Milton. पहले जान लेते हैं कि मास्क होता क्या है. यू कैन सी मास्क जो होता है अ टाइप ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट. ये एक तरीके का थिएटर एंटरटेनमेंट होता है जिसके अंदर पोइट्री आती है, सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है. तो ये या तो रॉयल प्लेसेस पर जैसे राजा या रानी के महल में परफॉर्म किए जाते थे, या फिर जो अमीर लोग हैं अपने यहाँ जब भी कोई अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता था तो वो मास्क को अपने यहाँ रखते थे. जैसे आजकल के टाइम पे हम डीजे वगैरह मंगा लेते हैं, या म्यूजिकल टीम मंगाई जाती है म्यूजिक जो बजाते हैं अच्छे ओकेजन पर. तो वैसे ही पुराने समय में मास्क होते थे. ये थिएटर एंटरटेनमेंट होते थे, एंटरटेनमेंट का काम करते थे, कुछ पोयम सुनाकर, कुछ गाकर या फिर डांस करके. तो ये 16th और 17th सेंचुरी में प्रिवेल हो रहे थे पूरे इंग्लैंड में. तो इन्होंने भी, मिल्टन ने भी एक मास्क लिखा जिसका नाम था कोमस, दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1634. और कोमस इज बेस्ड ऑन वर्च्यू. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो वर्च्यू को शो कर रही है जिसका नाम है द लेडी. उसको कोई नाम नहीं दिया गया. द लेडी जो है उसकी वर्च्यू को दिखाया गया है. और कोमस, यू मस्ट बी नोइंग, रोमन गॉड ऑफ रेवलरी. गॉड ऑफ रेवलरी है, मतलब मौज मस्ती के देवता है. तो ये जो मौज मस्ती के देवता जब इस लेडी के पीछे जाते हैं तो ये लेडी किस तरीके से अपनी वर्च्यू को बचा पाती है, दिस इज समथिंग दैट इज कंटेन्ड इन दिस मास्क कोमस. एरियोपेजिटिका का नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ प्रोज ट्रैक्ट दैट गॉट पब्लिश्ड इन, जैसा कि आरव कह रहे हैं, 1644. एंड लिसिडस is an elegy. It is a kind of pastoral elegy जो कि 1630 में 37 में आई थी, और एडवर्ड किंग इनके जो फ्रेंड है उनकी डेथ पर लिखी गई थी. और पैराडाइज लॉस्ट का नाम तो सभी ने सुना है. इट इज अ ग्रेट एपिक दैट गॉट पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1667. तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है कि 1667 में ये एपिक आया था. ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं. और इस एपिक को किस वर्ष में लिखा गया है? इट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन: नीदर बी अ बोरोवर, ना तो उधार मांगने वाला बनो, नॉर अ लेंडर बी, और ना ही उधार देने वाला. फॉर लोन, क्योंकि जो लोन है ऑफन लूजेज बोथ, अक्सर दोनों ही जनों को खोता है. खुद को तो खोता ही खोता है, पैसा तो हमारा जाता ही जाता है, साथ में वो दोस्त भी चले जाते हैं जिनको कि हम उधार देते हैं. हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? ऑप्शंस गिवन आर पोलोनियस, होरेसियो, लेयटिस और हेमलेट. द करेक्ट आंसर इज पोलोनियस. पोलोनियस, हु इज द काउंसलर टू द किंग, जो कि क्लॉडियस का काउंसलर है, एडवाइजर है, वो अपने बेटे को, द नेम ऑफ पोलोनियस सन इज लेयटिस, जो कि फ्रांस जा रहा है
उसको कुछ सलाहें दे रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है। उन एडवाइस में से एक है कि बेटा कभी बोरोवर भी मत बनना। अब तुम फ्रांस जा रहे हो तो ध्यान रखना कि ना तो कभी किसी से उधार मांगना और ना ही किसी को उधार देना, क्योंकि उधार बहुत बुरी चीज है। इससे पैसा तो जाएगा ही जाएगा, वो दोस्त भी चला जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पोलोनियस ने हैमलेट नाटक में बोली है। उनमें से ही एक लाइन है, ब्रेविटी, ये भी एग्जाम में आई हुई है, इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से प्ले की? हैमलेट नाटक की, जो कि पोलोनियस ने बोली। अब होरेसियो के बारे में हमें ध्यान रखना है। होरेसियो इज द फ्रेंड टू हैमलेट एंड ही इज ऑल्सो द फॉयल। फॉयल भी वही है हैमलेट का। लेयटिस इज द सन ऑफ पोलोनियस एंड हैमलेट आप जान ही रहे इज द आर्टिस्टिक फेलियर। तो हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, और किसने कहा था ये भी आपको ध्यान रखना है। इट वॉज टीएस एलियट। ओके, so let's move on to the next question now. Who among the following is associated with aphoristic and epigrammatic style? इनमें से कौन है जो एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक स्टाइल में बात करता है, या जिसकी शैली, लिखने की शैली जो है वो एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक है। एफोरिस्टिक का मतलब होता है सूक्तिप्रद, और एपिग्रामेटिक का मतलब होता है लघु रूप। अभी जैसे पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां लाइन थी, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ब्रेविटी मतलब कम से कम शब्दों में बोलना जो है वो सोल ऑफ विट होती है। अगर आप विट रखते हो, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू विल नॉट स्पीक सो मेनी वर्ड्स टू कन्वे योर आइडियाज। आप थोड़े से शब्द में ही अपनी बात को समझा जाओ। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट वाली ही बात अप्लाई होती है एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक स्टाइल में। इसमें भी जो राइटर है वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करता है। और बिना ऑप्शन के आंसर दे दिया आरव ने। तो द ऑप्शंस गिवन आर सर फ्रांसिस बेकन विल बी द आंसर एज यू आर सेइंग, करेक्ट। एंड बेकन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। इंग्लिश एस्से का फादर भी बेकन को ही कहा जाता है, बिकॉज बेकन वॉज द पर्सन who received the genre of essay from Montaigne of France and planted it into English language and literature. बस सर फ्रांसिस बेकन ने जो एसे है उसका दायरा बढ़ा दिया था, क्योंकि मॉन्टेन कहा करता था कि आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे। आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे। जो फ्रांस का आदमी, फ्रेंच फिलोसोफर जो था मॉन्टेन, वो ये बात कहा करता था। तो जब बेकन ने इस विधा को इंपोर्ट किया इंग्लैंड में, तो इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि एसेज कैन बी रिटन ऑन ईच एंड एवरीथिंग, ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, और ऑन ईच एंड एवरी आइडिया दैट कैन कम टू आवर माइंड। किसी भी चीज पर निबंध लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि निबंध आपको अपने आप पर ही लिखना है, जैसे कि मॉन्टेन लिखता था और कहता था आई माई सेल्फ एम द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे। तो बेकन इज फेमस फॉर हिज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल, और बेकन को ही फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहते हैं। चार्ल्स लैम, जिसने कि स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा था, स्पेंसर को कहा था, खुद नहीं था, स्पेंसर को कहा था पोइट्स पोइट, ये पहले डिस्कस हुआ है इसलिए बताया। इन्हें प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट का नाम दिया जाता है, प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट। जोसेफ एडिसन की बात करें तो ही इज फेमस फॉर हिज पीरियोडिकल
द स्पेक्टेटर। एग्जाम में पीरियोडिकल्स पे भी क्वेश्चन आता है। इस पीरियोडिकल्स बिकेम वेरी पॉपुलर इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। तो द स्पेक्टेटर जो 1711 में आया था, जो इन्होंने एडिसन ने स्टील के साथ मिलकर लिखा था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन एग्जाम। तो ध्यान रखना है कि जोसेफ एडिसन का द स्पेक्टेटर था, जो इन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ लिखा था, एंड दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1711। और इसकी जो टोटल कॉपीज पब्लिश हुई थी वो थी 555। और जोसेफ एडिसन इज ऑल्सो द पर्सन हु इज नोन फॉर हिज मिडिल स्टाइल। इसीलिए सर, सॉरी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए कहा है कि, मतलब डॉक्टर जॉनसन ने ही इनके स्टाइल को मिडिल स्टाइल कह के बुलाया है, ये कहते हुए कि जो भी नया राइटर ऐसा स्टाइल चाहता है जो एलिगेंट तो हो लेकिन ऑस्टेशियस यानी कि दिखावटी ना हो, जो फ्रेंडली तो हो लेकिन बहुत ज्यादा क्लोजनेस वाला भी ना हो, और जो हर चीज एक बैलेंस में रखता हो, तो अगर इस तरीके का कुछ लिखना चाहते हो तो यू शुड स्टडी द वॉल्यूम्स ऑफ जोसेफ एडिसन डे इन एंड डे आउट। तो हर समय जोसेफ एडिसन के वॉल्यूम्स पढ़ो, क्योंकि जोसेफ एडिसन इज द एग्जाम्पल ऑफ मिडिल स्टाइल, क्योंकि जो उसके वर्क हैं वो मिडिल स्टाइल को शो करते हैं। तो जैसे सर फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल, वैसे ही जोसेफ एडिसन इज नोन फॉर हिज मिडिल स्टाइल। ये ध्यान रखना है। और इनके स्टाइल को मिडिल स्टाइल कहा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और सैमुअल जॉनसन कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लैंड। ये सारी बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज हाई टाइम you blank hard. Options given are work, works, worked, should work. तो इट इज हाई टाइम मतलब ये अच्छा समय है, यू हार्ड मेहनत करने का। सो ऑप्शंस गिवन आर वर्क, वर्क्स, वर्कड और शुड वर्क। द करेक्ट आंसर इज वर्कड। तो इसके लिए रूल ध्यान रखिएगा, अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज अ प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है, इसके बाद जो भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नाउन क्लॉज मोर ऑफन देन नॉट। तो इट इज टाइम, दैट करके जो भी आप जोड़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि इट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इट विल बी इन सिंपल पास्ट। तो इट मींस वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस second form whenever the sentence begin with it is time or it is high time, and we are forming a complex sentence. सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो थिंग्स आर वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, टू से जोड़ दो। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलने का समय। दिस इज सिंपल सेंटेंस यू हैव फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इन्फिनेटिव हेयर, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, तो यहाँ इन्फिनेटिव से बन गया, ठीक है। बट जब कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्लॉज जोड़नी है, तो दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉर्म ऑफ नाउन क्लॉज मोर ऑफन देन नॉट will always be in simple past tense. Okay, so let's move on to the next question now. Which among the following is not a correct complex sentence in your point of view? Here we go. If I were you, I wouldn't do that. अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? He works hard so that he may get good marks. Don't touch it lest you should die.
यू डिड वेल फॉर यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न फ्रॉम योर साइड। तो इसका आंसर कौन सा वाला है, ये आपको देखना है। तब तक लेट मी सी कि ये कौन कौन सी क्लॉजेज है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी बात हुई थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिनमें की क्लॉजेज बनती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब देखते हैं यहाँ पे नाउन क्लॉज बनी है, एडजेक्टिव क्लॉज बनी है या एडवर्ब क्लॉज बनी। फर्स्ट वन इफ से शुरू हो रहा है, इट इज एडवर्ब क्लॉज। ही वर्क्स हार्ड सो दैट he may get good marks, it is again adverb clause. Don't touch it lest you should die, so lest भी कंडीशन को दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। इट इज अगेन एडवर्ब क्लॉज। यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया था। फॉर, क्योंकि यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, क्योंकि तुमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से तुम अच्छा इसीलिए कर पाए क्योंकि तुमने 100% दिया था। यस, द करेक्ट आंसर इज D1, because in it we have for as a coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये इलेटिव वाला है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी नो आर फॉर्म्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस। सो कंपाउंड में बनते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो इसीलिए आंसर विल बी द D1। नाउ द नेक्स्ट वन इज, in which of Shakespeare's plays do the following lines appear? Blow, blow, thou winter wind, thou art so unkind, thou art not so unkind, as man's ingratitude। तो ये लाइन शेक्सपियर के किस नाटक में आई है? ब्लो, ब्लो मतलब चलो, चलो, हवा से कह रहा है। दाव मतलब तुम, विंटर विंड जाड़े के समय की ठंडी ठंडी हवा, तुम बहती रहो, तुम बहती रहो। क्योंकि तुम चाहे कितनी भी निर्दयी होके बहो, कितनी भी क्रूर होके बहो, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम कभी भी उतनी अनकाइंड नहीं हो पाओगी, उतनी निर्दयता तुम नहीं दिखा पाओगी जितनी निर्दयता आज का इंसान दिखा रहा है। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितनी निर्दयता आदमी अपने इनग्रेटिट्यूड के माध्यम से आज दिखा रहा है। इनग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकलेसनेस। तो कृतज्ञता लोगों की इतनी बढ़ गई है कि दे हैव स्टॉप्ड बीइंग thankful to anyone. They are more unkind than the winter wind। तो ये लाइनें किस नाटक में आई हैं? द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एमियंस के द्वारा बोली गई है। एमियंस इज वन ऑफ द लॉर्ड्स एंड फॉलोअर ऑफ ड्यूक सीनियर। तो कहानी इन दो भाइयों की है, ड्यूक सीनियर एंड ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक सीनियर को एग्जाइलमेंट दे दिया गया है, निकाल दिया गया है पैलेस से, और वो जंगलों में भटक रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके कुछ लॉर्ड्स भी आए हैं, और उन्हीं में से एक लॉर्ड एमियन इस गीत को गाते हैं। तो ड्यूक सीनियर का जो भाई था, जो कि अब ड्यूक बन के बैठा है, उसका नाम ड्यूक फ्रेडरिक है। तो ये दो भाई हैं। इसके अलावा एज यू लाइक इट में दो भाई और हैं, जिसमें से एक का नाम है ओलिवर और एक का नाम है ऑरलैंडो। तो ये दो भाइयों की कहानी चलती है एक तरफ, और एक तरफ दो इन भाइयों की कहानी चलती है। मेजर फॉर मेजर का नाम भी ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द डार्क कॉमेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर।
Now the next question is, solitude sometimes is best society. This line occurs in which of the following works? So Paradise Regained, Henry IV, Part 1, Paradise Lost, The Tempest. सॉलिट्यूड कभी कभी हमारा सबसे अच्छी सोसाइटी होती है. वी कैन नेवर हैव द कंपनी लाइक सॉलिट्यूड समटाइम्स. तो ये बात किसने कही है? एकांत अवस्था से अच्छी सोसाइटी हमें कभी कभी मिल ही नहीं सकती, वही सबसे अच्छी सोसाइटी होती है. पैराडाइज रीगेन्ड तो एक पोयम है रिटन बाय मिल्टन, और इट गॉट पब्लिश्ड इन 1671 with a closet drama, सैमसन एगनिस्टस. तो सैमसन एगनिस्टस नाम का जो क्लोजेट ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा वो होते हैं दैट आर मेंट टू बी रेड ओनली, नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. तो सैमसन एगनिस्टस के साथ पैराडाइज रीगेंड, ये दोनों किताबें एक ही साथ पब्लिश हुई थी. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इसमें हेनरी फोर्थ है, हल है जिसका नाम हैरी भी है, और फॉल्स्टाफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. फॉल्स्टाफ. पैराडाइज लॉस्ट अभी डिस्कस हुआ था, एक एपिक है जो 1667 में फर्स्ट एडिशन आया था विद 10 बुक्स, और 1674 में दूसरा एडिशन आया था विद 12 बुक्स. द टेम्पेस्ट भी हमें पता है. तब तक आप आंसर दीजिए इसका कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी किसमें है? द टेम्पेस्ट इज शेक्सपियर्स लास्ट प्ले and it follows all the three unities advocated by Aristotle in his famous book Poetics. So the correct answer is Paradise Lost. The word redundant meaning, redundant का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस गिवन आर रूड, ब्रूटिश, सुपरफ्लुअस और कोर्स. द करेक्ट आंसर इज सुपरफ्लुअस, क्योंकि रिडंडेंट का दूसरा मीनिंग होता है अननेसेसरी. जब हम जरूरत से ज्यादा वर्ड्स बोलते हैं जिनकी इतनी जरूरत भी नहीं होती, अपनी स्पीच को जब हम सुपरफ्लुअस बना देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें डाल देते हैं, तो वहां पर रिडंडेंट होता है. रिडंडेंट मीन्स अनावश्यक बातें बोल देना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बोलना इज कॉल्ड रिडंडेंट. जैसे कि इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, यू आर गुड स्टूडेंट. तो हियर यू, इफ यू नोटिस, तो इसमें हमने इन माय ओपिनियन भी लगा दिया और इसमें हमने अकॉर्डिंग टू मी भी लगा दिया. तो इन दोनों की जरूरत नहीं थी, इसमें से एक के बिना भी काम चल सकता था. आप या तो इन माय ओपिनियन ही लगाते या अकॉर्डिंग टू मी लगा दिया, तो चल तो जाएगा स्पीच में, बट इट विल मेक अ काइंड ऑफ रिडंडेंसी इन योर स्पीच. और जब आप बात को घुमा फिराकर या फिर बहुत ज्यादा बोलते हो, तो दैट इज नॉट लाइक्ड सो मच. क्योंकि जब भी आप बात करते हो उसमें एक ब्रेविटी होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए. तो इसी तरीके का एक फिगर ऑफ स्पीच भी हमने डिस्कस किया था, या फिर अभी इस क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉटोलॉजी. तो टॉटोलॉजी वर्ड भी ध्यान रखना है. टॉटोलॉजी इज द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि वी यूज अननेसेसरी वर्ड्स. तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोलॉजी. सो ध्यान रखना है, रिडंडेंट and tautology, these two words are important. Now the next one is, I have not seen him
ब्लैंक वेंसडे लास्ट, मैंने उसे पिछले बुधवार से नहीं देखा है। तो यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, टेंस देखना पड़ेगा, हैव आ रहा है। तो जब भी सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, तो वी आर सपोज्ड टू पुट समथिंग स्पेशल बिफोर the words showing point of time or period of time. So according to that, here we will be using the word since. करेक्ट। तो since का प्रयोग यहां पर आप करोगे, क्यों? क्योंकि टाइम से पहले, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है वैसे भी, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें किसका प्रयोग करना होता है? सिंस का प्रयोग करना होता है। फॉर का प्रयोग तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे। है ना, ग्रामर का सरल सा रूल है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी मीन्स संक्षिप्तता, कम से कम शब्दों में। अगर आप बात करते हो तो ये आपकी विट की सोल दिखाती है, ये दिखाती है कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ विजडम यू हैव। तो कम से कम शब्दों का प्रयोग बुद्धि की आत्मा दिखाती है, मीन्स वो आपकी बुद्धि दिखाती है, आपका माइंड दिखाती है कितना स्ट्रांग है, कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हो। जैसे हिंदी में हमारे बिहारी लाल थे, जो कि गागर में सागर भर देते थे, वैसे ही इंग्लिश में गागर में सागर भरने का काम जो है वो कौन करते हैं? जब तक आप सोचिए तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस गिवन आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। यस, करेक्ट। गागर में सागर भरने का काम इंग्लिश में सर फ्रांसिस बेकन करते हैं। और ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट हमने डिस्कस किया ही था कि ये किस नाटक में आता है, तो इट कम्स इन हैमलेट। यू आर राइट, हैमलेट इज द राइट आंसर। और हैमलेट में बोलता कौन है लाइन है? अगेन पोलोनियस। तो पोलोनियस के द्वारा बोली गई लाइन है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो सीक्वेंस है HOKM, होकम, यही सीक्वेंस है शेक्सपियर की 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज के लिखने का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सो विद दिस we end today's class. Thank you very much for being the part of this class.